पर ये जो जनरेशनल ट्रॉमा या फिर जो जनरेशनल गिल्ट, दोनों चीज़ें होती हैं. यू आर बॉर्न इन अ जनरल कैटेगरी, आपको कुछ बेनिफिट्स मिल गई तो देयर इज अ सर्टन सेक्शन विच फील्स गिल्टी कि हाँ मुझे ये सब मिला लेकिन मेरे साथ जो पढ़ रहा है उसे नहीं मिला, तो आउट ऑफ गिल्ट एक्स्ट्रा करते हैं. देयर इज अनदर वन विच फील्स कि मैंने तो नहीं किया, मेरे पूर्वजों ने किया, तो मेरे को क्यों ये जनरेशनल गिल्ट डालने की कोशिश कर रहे हो, मैंने तो नहीं किया है तो व्हाई शुड आई फील गिल्टी फॉर व्हाट मेरे पूर्वज ने किया भी नहीं हो बट मेरे कम्युनिटी के पूर्वजों ने किया होगा. एक वो है. दूसरा है द पर्सन हु इज अ विक्टिम, वो कहता है कि जनरेशनल ट्रॉमा क्यों ना हो, इट्स अ लिव्ड एक्सपीरियंस, मुझे हर दिन सहना पड़ता है, मेरे पूर्वजों को सहना पड़ेगा. सो इनवर्सली दे स्टार्ट अटैकिंग द जनरल कैटेगरी. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी वजह से जब मंत्री कहते हैं कि नोबडी विल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, हाँ पर कैसे होगा, आप डिस्क्रिमिनेशन कैसे हटाएंगे? दोनों तरफ से लोग कह रहे हैं वी आर डिस्क्रिमिनेटेड. पहले हम जनरेशनल वाली बात पे कर लेते हैं, फिर डिस्क्रिमिनेशन पे आते हैं. जहाँ तक मेरी बात है, मैं गिल्ट में तो ज़्यादा नहीं रहता हूँ, थोड़ा बहुत रहता हूँ. पहले ज़्यादा रहता था, मैं धीरे धीरे थोड़ा सा मुझे लगता है कि समझदार हो रहा हूँ तो गिल्ट मेरा थोड़ा कम हो गया. सेंसिटिविटी मेरी, हाँ, आप जैसे भी टर्म करना चाहें, कुछ लोग नहीं, दोनों में अंतर है. हाँ नहीं मतलब सेंसिटिविटी में अगर आप सेंसिटिविटी को एक्सट्रीम पे ले जाएंगे तो वो गिल्ट हो जाता है. तो मैं अब सेंसिटिविटी पे रुक जाता हूँ. मैं गिल्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम लोग जब कॉलोनियल पावर्स के बारे में कहते हैं, वाइट मैन्स बर्डन, गिल्ट, जब हम वाइट्स एंड ब्लैक्स के बारे में कहते हैं तो ये भी कहते हैं कि वहाँ पर वाइट मैन गिल्ट. क्रिश्चियंस एंड नॉन क्रिश्चियंस कहते हैं बॉर्न अगेन क्रिश्चियन या क्रिश्चियन गिल्ट. तो ये वर्ड गिल्ट कम्स फ्रॉम दैट. या ठीक बात है. ठीक है. और मैंने कई लोगों को देखा गिल्ट पे रहते हुए भी, लेकिन मैंने पाया कि जब आप सारी बातें जोड़ लेंगे, जैसे मुझे कास्ट का बेनिफिट मिला, मैं इकोनॉमिकली बहुत अच्छे परिवार में नहीं था, ठीक ठाक परिवार में था, तो मेरे कुछ दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो इकोनॉमिकली मुझसे बहुत अच्छी स्थिति में रहे हों. तो हर व्यक्ति का पैकेज अलग अलग रहा और मेरा ख्याल है कि जो चीज़ें अच्छी मिल गई उसके लिए हमें पैकेज थैंकफुल होना चाहिए. जो बुरा मिला उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए बेहतर हो, लेकिन अगर किसी को मुझसे बुरा मिला तो सेंसिटिव तो होना ही चाहिए जी. ये भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर मैं कुछ कर सकूं तो करूं, और मुझे उसके खिलाफ तो नहीं होना चाहिए. तो इंटरजनरेशनल में ये बात ठीक है. नंबर 1 मैं मानता हूं कि हमारी सक्सेस, हमारे फेलियर, हमारी अचीवमेंट्स में बहुत बड़ा हिस्सा पहले की जनरेशन से हमें कुमुलेटिव तरीके से क्या मिला उससे आता है, और ये हमें एडमिट करना चाहिए. दूसरी बात, मेरी पुरानी जनरेशन्स ने या उस समुदाय ने अगर कुछ पाप किए, गलतियां की, तो उसके लिए मैं कितना जिम्मेदार हूँ. इसमें 2 एंगल्स हैं. क्रिमिनली मैं जिम्मेदार नहीं हूँ. अगर मान लीजिए मेरे 10 पीढ़ी पहले किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति के 10 पीढ़ी पहले के व्यक्ति को टॉर्चर किया, मारा पीटा, क्रिमिनल मामलों में मैं अपने पिताजी या किसी की गलतियों के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाऊँगा, क्योंकि मेरी वो इंटेंट नहीं है, मेंस रिया एस्टेब्लिश नहीं होगा. और जब तक मेरी इंटेंशन टू डू क्रिमिनल मतलब रॉन्ग ना हो, तब तक मैं कैसे क्रिमिनल हो जाऊँगा. सो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एट्रोसिटीज डन बाई माई 4 पेरेंट्स अगेंस्ट एनीवन एल्स. पर सोशली सेंसिबल तो मुझे होना ही चाहिए इस बात को लेकर. दूसरी बात, जो सिविल लॉ के प्रिंसिपल्स होते हैं, मैं इस बात से कैसे इनकार कर दूं कि मेरे पुराने पीढ़ियों को जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिले होंगे पढ़ाई लिखाई में और चीज़ों में, वो धीरे धीरे शिफ्ट होते होते मेरे पास भी आ गए हैं. क्रिमिनल मामले तो नहीं आए हैं पर सिविल बेनिफिट्स तो आए गए हैं. तो जैसे जितने भी अमीर लोग हैं उनमें से 99% 95% तो इसलिए अमीर है कि उनके पेरेंट्स अमीर थे. और अगर और बहुत पीछे जाएं तो उनमें से कईयों के पेरेंट्स इसलिए अमीर हुए होंगे कि उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया होगा. तो मेरी आज की अमीरी, मेरी आज की पढ़ाई लिखाई भी, क्योंकि अगर मैं इंटेलेक्चुअली साउंड हूँ बाई चांस, तो इसके पीछे 50 पीढ़ियाँ पढ़ाई लिखाई में रहीं लगातार, इसकी भूमिका भी तो है. आप एक्सप्लॉयटेशन को समझाइए, क्योंकि मैं जानती हूँ एक्सप्लॉयटेशन, जैसे अगर कोई भूमिहार परिवार का है तो वो ज़मीन सींचने के लिए किसी और जाति के 100 साल पहले, 200 साल पहले जो फार्म लेबर था वो किसी और जाति का था, पिछड़ी जाति का था, उसे फार्म लेबर में डालता था, बॉन्डेड लेबर होता था. दिस इज़ समथिंग वी एक्सेप्ट कि ये था. तो उसके बेनिफिट्स की वजह से वो जो काम कर रहा था, आप उसको मिनिमम वेज दे रहे थे, खाने को रोटी दे रहे थे या चावल दे रहे थे और उससे काम करवा रहे थे. 100 साल पहले, 200 साल पहले उससे आपके पास ज़मीन आई. उस ज़मीन की वजह से
and there was food in your house, so you could educate your children. तो कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरे फैमिली ने तो एक्सप्लॉइट नहीं किया कई बार हमें आइडिया नहीं होता, हिस्ट्री हम पढ़ते भी नहीं है, समझते भी नहीं है। एग्जैक्टली, सो आई वांट यू टू एक्सप्लेन, बिकॉज आप एजुकेटर हैं, तो आप एक्सप्लेन कीजिए। एक बहुत बेसिक सा सवाल है कि जमीन मूल रूप से किसी की नहीं है, तो कुछ लोगों की जमीन कैसे हुई? जमीन किसी की भी हुई ही कैसे? दो ही फॉर्मूले हो सकते हैं, जो खेती कर रहे जमीन उसकी होनी चाहिए, और यदि ज़मीन ज़मींदारों की हो गई, खेती करने वालों की नहीं थी, तो इसका मतलब इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, स्टेट इन्वॉल्व है। स्टेट ने ज़मीन को अपना मान लिया। आजकल भी नियम ये है कि जो ज़मीन किसी की नहीं है वो स्टेट की है, और स्टेट ने आर्बिट्रेरीली ज़मीन उन लोगों को दी जिनको देना चाहता था, उसके बदले लगान मांगा। उन लोगों ने ज़मीन पर खेती बाकी लोगों से करवाई। मिनिमम वेजेस का एक्ट तो आज की बात है ना। डॉक्टर अंबेडकर जब वाइसरायस काउंसिल के मेंबर बने, लेबर मेंबर बने, तब जाके मिनिमम वेजेस का उन्होंने रूल पास करवाया, लॉ पास करवाया। मिनिमम वेजेस का नियम कहाँ हमारे देश में 1940-50 से पहले था? कभी नहीं था। उस समय क्या सिस्टम था? जजमानी व्यवस्था थी। जजमान है वो व्यक्ति जो नौकरी दे रहा है, कमीन वो व्यक्ति है जो नौकरी कर रहा है। और जैसे नाई है कोई व्यक्ति, साल भर उनके घर में जाता रहेगा, उसके बदले जब फसल होगी थोड़ी फसल मिल जाएगी, कभी दिवाली होली पे थोड़ी सी बख्शिश मिल जाएगी। ये होता था, ये सोशल सिस्टम था हमारे समाज का। अब अगर कोई ये कहे कि वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं था, एक्सप्लॉयटेशन हमेशा एक्सप्लिसिट नहीं होता है ना। सिस्टम्स भी तो एक्सप्लॉयटेटिव हो सकते हैं। जैसे स्कूलों में लड़कियों का रिजल्ट हमेशा लड़कों से बेहतर आ रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में अचानक लड़कियां कम कैसे हो जाती हैं? क्या किसी ने मना किया उनको? इम्प्लिसिट भी तो है ना कुछ, एक्सप्लिसिटली कौन मना कर रहा है? इम्प्लिसिटली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लड़कियों की संख्या कम हो जाती है। कहीं भी किसी भी अच्छे कॉलेज में आप देखेंगे लड़कियां आमतौर पे कम रह जाती हैं। कैसे कम हो जाती हैं? सिस्टमिक एक्सक्लूजन जो होता है या सिस्टमिक एक्सप्लॉयटेशन जो होता है वो हमेशा दिखा के नहीं होता है, बहुत बार इम्प्लाइड होता है, इनविजिबल होता है। और इसलिए जो वर्ग वंचित हैं, हमेशा मारपीट के वंचन नहीं हुआ उनके साथ। कई बार वंचन सिस्टम से आता है, और उस सिस्टम में आप हैं, आप क्या कर सकते हैं? एक अकेला व्यक्ति सिस्टम कैसे बदलेगा? पर कोशिश तो करना चाहिए। हाँ, कोशिश तो मतलब आज हम कह सकते हैं, करना चाहिए। आज हम कह सकते हैं, लेकिन 200 साल पहले नहीं था। एक दलित व्यक्ति गांव में रहने वाला, या वो क्या कोशिश करता उस समय? ना उसके पास कोर्ट है, ना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। जी, मतलब जो शासन भी है अंग्रेजों का भी है, तो उसको उससे क्या मतलब है? उन्होंने कलेक्टर अपॉइंट कर दिया है। उस समय के सिविल सर्वेंट्स को केवल ब्रिटिश राज को संभालना था, ब्रिटिश राज के एक्सप्लोटेशन को सपोर्ट करना था। उन्हें वेलफेयर से क्या मतलब था आम आदमी के? नो, व्हाट आई मीन इज दैट जो समृद्ध है उसे कोशिश करना चाहिए, जितना करना कर चाहिए, सके नहीं करते बिकॉज दे गेटिंग द बेनिफिट्स। देखिए, ये एक बहुत अच्छी फीलिंग है। इसी फीलिंग पे जो पश्चिम के यूटोपियन सोशलिस्ट लोग थे, चार्ल्स साइमन जैसे एक व्यक्ति, सेंट साइमन थे, चार्ल्स फ्यूरियर थे, इन सबको लगता था कि हम जो हैव्स हैं उनको समझा बुझा के प्यार से रिक्वेस्ट करके मैनेज करवा देंगे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। हाँ। जैसे गांधी जी ने कहा कि भाई हम जो आंदोलन करेंगे सर्वोदय करेंगे, अंत्योदय करेंगे। विनोबा ने कहा कि भूदान करेंगे। भूदान में कौन सी ज़मीन मिली उसको, जिस पे केस चल रहे थे, जो बंजर ज़मीन थी, क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उससे? इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड भूदान आंदोलन से नेग्लिजिबल है। कोई लैंड टू द टिलर गया तो सही। जो आप देखिए ज़मीनें जो दी गई हैं वो ज़्यादा या तो कोर्ट केस वाली हैं या बंजर ज़मीनें हैं। उन ज़मीनों से प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी ऐसा नहीं है। बहुत सारी ज़मीनें लैंड सीलिंग एक्ट के समय अपने परिवार के नाम पे दूसरों के नाम पे ट्रांसफ़र की गई ताकि लैंड सीलिंग एक्ट से बच जाए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, इट्स नॉट वेरी इजी टू परसुएड पीपल टू डोनेट देयर एसेट्स बिल्कुल to such an extent that equitable distribution happens in the society. It's very difficult. हाँ जी। इसीलिए ज़रूरत पड़ती है कि कानून हो, इसलिए ज़रूरत है कि लॉ, लीगल सिस्टम हो, जस्टिस सिस्टम हो, सुप्रीम कोर्ट हो, और इसीलिए हम ये सब देखते हैं। इसलिए मैं अपनी पुरानी जनरेशन्स के क्रिमिनल एक्ट्स के लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हूँ। नंबर 1, मेरी पुरानी जनरेशन्स को कई ऐसे फ़ायदे मिले सिविल मैटर्स में, स्पेशली लैंड में, प्रॉपर्टी में, एजुकेशन में, जिसका बेनिफिशियरी मैं हूँ। मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, पर बेनिफिशियरी हूँ। और मुझे ये समझना चाहिए सेंसिटिव होकर कि जो लोग बेनिफिशियरी नहीं हैं उनकी कोई गलती नहीं है। तो एटलीस्ट मैं
गिल्ट ना भी रखूं तो सेंसिटिविटी तो रख ही सकता हूँ, और मैं रखता हूँ, रखनी भी चाहिए, किसी को भी रखनी चाहिए। Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू इस टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।